चलो, law of supply. Introduction. The law of supply is also a fundamental principle of economic theory like law of demand. Law of demand के जैसा भी law of supply भी एक fundamental principle है. अगर इकोनॉमिक्स पढ़ने का है तो law of supply आएगा तो अपन इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ सकते हैं. ठीक है, वो पहला है. और लॉ ऑफ सप्लाई भी जैसे लॉ ऑफ डिमांड प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने लाया, ऐसे लॉ ऑफ सप्लाई भी किसने लाया? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने अपने बुक में इंट्रोड्यूस किया. कौन सा बुक? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स. पब्लिश कभी हुआ? साल 1890 में. द लॉ एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. ये लॉ में प्राइस और सप्लाई के बीच का रिलेशनशिप बताया, बाकी सब फैक्टर्स को इग्नोर किया और किसके बारे में बात किया? सिर्फ और सिर्फ प्राइस और सप्लाई. चलो, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ. अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, लेस इज द क्वांटिटी सप्लाइड. तो लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस जितना ज्यादा रहेगा, हायर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, सप्लाई भी उतना ही ज्यादा रहेगा, और लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, जितना प्राइस कम होएगा उतना ही सप्लाई भी कम होएगा. बरोबर. तो इससे क्या पता चलता है? सप्लाई और प्राइस के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है. कौन सा? डायरेक्ट रिलेशनशिप. चलो आगे देखो. इन सिंपल वर्ड्स, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, राइज इन प्राइस रिजल्ट्स इन राइज इन क्वांटिटी सप्लाइड, एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मतलब ऑपोजिट, डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन प्राइस. Thus there is a direct relationship between price and quantity supplied. जो बताया वही देखो इधर इंग्लिश में लिखा है सिंपल वर्ड में, बाकी सब फैक्टर्स को छोड़ के सिर्फ प्राइस और सप्लाई के ऊपर फोकस करने का. प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होएगा, सप्लाई कम होएगा. सिंपल. चलो नेक्स्ट, assumptions of the law of supply. लॉ ऑफ सप्लाई का assumptions भी है और एक्सेप्शन भी है, लेकिन उसके पहले अपन क्या पढ़ेंगे? सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व. सप्लाई शेड्यूल भी डिमांड शेड्यूल के जैसा ही रहता है. इसमें देखो टेबल दिया है, उसमें फर्स्ट कॉलम में क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी, दूसरे कॉलम में सप्लाई ऑफ कमोडिटी. पेज नंबर 40 पे दिया है. देखो, मेरे को एडिटिंग करने का टाइम नहीं है, बहुत लेजी हूँ मैं, तो आप अपने हिसाब से देख लो. तो इसमें शेड्यूल में दिया, देखो सबसे पहले प्राइस कितना है? 10 रुपया. फिर बाद में सप्लाई कितना है? 100 किलोग्राम. 20 रुपया प्राइस हुआ तो सप्लाई कितना है? 200 किलोग्राम. 30 रुपया प्राइस हुआ तो सप्लाई कितना है? 300 किलोग्राम. 40 रुपया प्राइस हुआ तो सप्लाई कितना है? 400 किलोग्राम. 50 रुपया प्राइस है तो कितना सप्लाई हो रहा है? 500 किलोग्राम. मतलब क्या? जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है, और ऑपोजिट वाइस वर्सा देखेंगे तो प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई भी डिक्रीज होगा. टेबल 4.3, अभी इसका एक्सप्लेनेशन भी देना रहता है, पहले टेबल बनाने का उसका एक्सप्लेनेशन देने का. चलो देखो, टेक्स्ट बुक में टेबल 4.3 है, लेकिन आंसर लिखने के टाइम पे आप क्या लिखो? द अबव डायग्राम या तो द बिलो डायग्राम, द डायग्राम गिवन बिलो एक्सप्लेन्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाइड when the price rises from rupees 10 to 20 and rupees 30 and rupees 40 and rupees 50. Consequently मतलब साथ साथ में, consequently the क्या? The supply also rises from 100 kilograms to 200 kilograms to 300 kilograms to 400 kilograms to 500 kilograms. It means that क्या? It means when price rises, supply also rises, and when price falls, supply also falls. Thus, there is a direct relationship between price and quantity supplied, which is shown in the following supply curve. अपने को ये भी करना है कि सप्लाई कर्व भी बना के देने का है. क्या करने का? उस टाइम पे हम लोग को प्राइसेस का सेटअप बना के देना है. मतलब क्या? ये बताओ कि प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, वो स्टेटमेंट दिया, और फिर उसके बाद ग्राफ बनाने का. वही सेम पॉइंट्स जो अपने को किस में दिया है? टेबल में दिया है, शेड्यूल में दिया है, वही सब पॉइंट सब उठा के सीधा सीधा डाल दो इसमें. कैसे? देखो, ग्राफ में एक्स एक्सिस रहता है और वाई एक्सिस रहता है. तो एक्स एक्सिस जो नीचे वाला लाइन रहता है, सीधा लाइन ऐसा, वो लाइन के ऊपर फटाफट फटाफट क्या डालने का? सब क्वांटिटी वाला. तो 100 किलोग्राम, 200 किलो, 300 किलो, 400 किलो, 500 किलो ऐसा डाल देने का. फिर उसके बाद वाई एक्सिस जो सीधा ऐसा वाला लाइन, ये लाइन में क्या रहेगा? उसको बोलते हैं वाई एक्सिस. तो सबसे नीचे 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज, 40 रुपीज, और इधर लेफ्ट साइड में लिखने का प्राइस. उसको भी एक्सप्लेन करना है अपने को. तो लिखने का इन द अबव फिगर, या तो इन द अबव डायग्राम, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स, एक्स एक्सिस पे क्या है? क्वांटिटी सप्लाइड. तो लिखो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी सप्लाइड, और ये कौन सा है? वाई एक्सिस. वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स. तो इसमें और फिर बनाते हैं हम लोग सप्लाई कर्व. वो जितने भी पॉइंट्स होंगे, 10 रुपया प्राइस है तो कितना सप्लाई है? 100 किलो. 20 रुपया प्राइस है तो कितना सप्लाई है? 200 किलो. 30 रुपया प्राइस है तो कितना सप्लाई है? 300 किलो. 40 रुपया सप्लाई है तो कितना प्राइस है? 400 किलो.
ऐसे ही वो पूरा ग्राफ बनाने का और सब पॉइंट्स को ज्वाइन करने का। ज्वाइन करने के बाद क्या जो लाइन जिससे आपने ज्वाइन किया उसको क्या बोलते हैं, सप्लाई कर्व, और उस सप्लाई कर्व को नाम भी देना है एस एस। फिर एक्सप्लेन करने का, सप्लाई कर्व ऐसे स्लोप्स कौन से साइड, अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, चलो ये हो गया स्टेटमेंट, फिर उसके बाद शेड्यूल, फिर उसके बाद डायग्राम। अभी नेक्स्ट चीज आता है अपना लॉ ऑफ सप्लाई में क्या है, अजम्पशंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। देखो assumptions to the law of supply is based on following assumptions। माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स assumptions के ऊपर चलता है, तो सप्लाई एनालिसिस भी assumption के ऊपर। पहला assumption, पहला करेंगे नहीं, पहला नहीं करेंगे अपन। टोटल assumption कितना है देखो, टोटल 7 assumption है, अपन 7 to 1 जाएंगे। चलो assumption number 7, no future expectation। law assumes that the sellers do not expect future changes in the price of product। लॉ ऑफ सप्लाई, तो जो सेलर्स रहते हैं मार्केट में वो लोग लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से क्या अज्यूम करके चलते हैं कि फ्यूचर में प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा नहीं और कम भी होगा नहीं, मतलब प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट। नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अगर सप्लायर को एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में जाके प्राइस क्या होगा, चेंज होगा, या तो बढ़ेगा या तो कम होएगा, तो क्या होगा, लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट अजम्पशन नंबर 6। अजम्पशन नंबर 6 में क्या बोला है, prices of other goods remain constant। prices of other goods prices of other goods are assumed to remain constant if they change, the law of supply may not hold true because producer may transfer resources to other products। तो बाकी प्रोडक्ट जो है, मान लो एक कंपनी है जिसको बहुत सारे प्रोडक्ट वो लोग बनाते हैं और वो लोग देख रहे हैं कि दूसरे प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, वो लोग क्या करेंगे, मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट है मैं उठा के दूसरे वाले प्रोडक्ट में डाल देता हूँ, ये फर्स्ट वाले प्रोडक्ट को साइड में छोड़ देता हूँ, तो क्या होगा, फर्स्ट वाले प्रोडक्ट का सप्लाई में इफेक्ट पड़ेगा, वो चेंज हो सकते हैं, या तो बढ़ेगा या तो कम होएगा। तो इसके लिए अजम्पशन क्या है, प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट, ना बढ़ेगा ना घटेगा। अगर ऐसा हुआ तो प्राइस के सप्लाई के ऊपर चेंजेस देखने को मिलेगा। अजम्पशन नंबर 5, नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में जीरो चेंज होगा तभी लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होगा। मतलब क्या, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में बिल्कुल चेंजेस आएगा नहीं। एग्जांपल, बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंक्रीजेस सप्लाई एट द सेम प्राइस। अगर अच्छा ट्रांसपोर्ट सर्विस मिल रहा है तो सेम प्राइस पे क्या होगा, अच्छा फैसिलिटी मिलेगा, सप्लाई भी क्या होगा, सेम प्राइस पे ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब प्राइस के ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हुआ लेकिन सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। किसकी वजह से, अगर अच्छा ट्रांसपोर्ट सर्विस है तो मालूम पड़ा गाड़ी चल रहा है लेकिन गाड़ी को चलने के लिए उधर पे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, क्योंकि गाड़ी अगर खराब रोड पे चलेगी तो उसको बार बार क्या करना पड़ेगा, सर्विसिंग करना पड़ेगा, वो सर्विसिंग का खर्चा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा तो सप्लाई पे इफेक्ट गिरेगा। इसके लिए अजम्पशन क्या है, नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो लॉ ऑफ सप्लाई का अजम्पशन क्या है, ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। नंबर 4, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी में भी कोई चेंज नहीं होगा तभी लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होता है। वो लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि टैक्स पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, ये सब अनचेंज रहता है, वैसा ही सेम टू सेम रहेगा, तभी लागू होगा लॉ ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट नंबर 3 क्या है, नो चेंज इन वेदर कंडीशंस। नो चेंज इन weather conditions. It is assumed that there is no change in the weather conditions. Natural calamities like flood, earthquakes may decrease supply। तो लॉ ऑफ सप्लाई को अप्लाई करने के लिए, लॉ ऑफ सप्लाई को अप्लाई करने के लिए क्या बोला है, नो चेंज इन वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन रिमेन द सेम। रोज का रोज अगर वेदर कंडीशन सेम रहेगा तो सप्लाई क्या होगा, हम लोग उसके ऊपर लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वेदर कंडीशन चेंज हुआ, बाढ़ आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या फिर सुनामी वगैरह कुछ तो आ गया, तो क्या होगा, सप्लाई के ऊपर असर पड़ेगा। तो इसके लिए लॉ ऑफ सप्लाई का अजम्पशन क्या है, द वेदर कंडीशंस रिमेन सेम, नो चेंज इन वेदर कंडीशंस। नेक्स्ट, लॉ ऑफ सप्लाई का अजम्पशन नंबर 2 कौन सा है, कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। कौन सा, कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या, आप ये प्रोडक्ट बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, कौन से मशीन का यूज कर रहे हो, रोज कितना बिजली यूज करते हो, कितना, कौन सा लेबर है, स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो लॉ ऑफ सप्लाई में क्या अजम्पशन है, पहले पढ़ते चलो। इट इज ऑल्सो अज्यूम दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। इम्प्रूव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन may lead to an increase in production. This in turn may lead to an increase in the supply at the same price।
तो लॉ ऑफ सप्लाई को अप्लाई होने के लिए वो लोग क्या बोलते हैं कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। अगर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, इंक्रीज मतलब इंप्रूव हो गया, पहले जैसा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन था उससे थोड़ा बेटर है अभी, तो क्या होगा, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा और ज्यादा से ज्यादा सप्लाई होगा, तो लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए अजम्पशन क्या है, कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी सेम टू सेम रहेगा। और फिर अजम्पशन नंबर 1, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब क्या कि एक प्रोडक्ट अगर मैं बना रहा हूँ, मान लो ये वॉच बना रहा हूँ मेरे कंपनी में, तो ये वॉच बनाने के लिए जितना खर्चा बैठ रहा है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ना बढ़ना चाहिए ना कम होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं। इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अ चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल अफेक्ट प्रॉफिट ऑफ द सेलर, देयरफॉर लेस क्वांटिटी विल बी सप्लाइड एट द सेम प्राइस। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, मालूम पड़ा अगर 10 रुपए में मैं ये घड़ी बना रहा हूँ और 15 रुपए में बेच रहा हूँ, कल को उठ के कुछ तो ऐसा हो गया, गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो गया या रॉ मटेरियल महंगा हो गया, तो मेरे को यही 10 रुपए वाला घड़ी जो मैं 10 में बना रहा था और 15 में बेच रहा था, अभी मैं 12 में बना रहा हूँ, तो 12 रुपए में बना रहा हूँ, 15 में बेच रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट तो कम हो गया। इसके लिए तकलीफ किसको होगा, सप्लाई को तकलीफ होगा। फिर ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया तो क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन यहाँ से कम हो गया। मेरे को सस्ते में अगर चीजें मिल रही है तो फटाफट बनाऊंगा, फटाफट बेचूंगा, लेकिन अगर महंगे में मिलेगा तो कम बनेगा और कम बिकेगा। तो इसके लिए अजम्पशन क्या है, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेस क्वांटिटी सप्लाई होगा सेम प्राइस पे, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो। ठीक है, ये सब है अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई।